नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज के इस से सेट 4 में, ठीक ना? आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पीवाईक्यू जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आज हल करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक ना? यह सभी क्वेश्चन जो है 12 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का हिस्ट्री का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, 2011, 2016, 19, 23, 2025। बहुत ही वीवीआई है, क्या पता आ सकता है, ठीक ना? दोबारा दे दे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण और स्वरूप पूछा है, ठीक ना? तो पहले हम देखेंगे संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या है। 1780 के आसपास संथाल लोग बंगाल और राजमहल की पहाड़ियों में बसने लगे थे, ठीक? और 1832 में अंग्रेज ने उन्हें खेती के लिए बड़ा क्षेत्र दिया। देखिए 1780 के आसपास जो है संथाल लोग बंगाल और राजमहल की पहाड़ियों में बसने लगे और 1832 में क्या किया, अंग्रेज सरकार ने उन्हें खेती के लिए बड़े क्षेत्र दे दिए। बसावट बढ़ने के साथ महाजन, साहूकार और जमींदार संथाल क्षेत्रों में घुस आए और अधिक ब्याज बेघर तथा जमीन छीनने जैसे अत्याचार करने लगे। देखिए, बसावट बढ़ने के बाद वहाँ पर महाजन, साहूकार और जमींदार जैसे जो संथाल क्षेत्र थे, वहाँ घुस गया और क्या किए, संथाल लोग से ब्याज ज़्यादा कर लेने लगे, टैक्स लेने लगे, किसी का जमीन छीनने लगा, ये सब अत्याचार करने लगा। आगे आगे है कि अंग्रेज अधिकारी भी कठोर व्यवहार करते थे और संथाल से क्या है, अंग्रेज भी जो अधिकारी थे वो भी कठोर कठोर व्यवहार करने लगे और संथालों पर ज़्यादा लगाया जाता था, जिससे क्या असंतोष बढ़ गया संथाल लोगों में। संथालों ने संथाल को लगने लगा कि उनका जमीन, जंगल और पारंपरिक जीवन लगातार खतरे में है और अंग्रेज दिक्कू दिक्कू का मतलब होता है जमींदार, ठीक? मिलकर जो है अन्याय करने लगे। और संथाल को क्या लगने संथाल को लगने लगा कि उसका ज़मीन है और जंगल जो और जो पारंपरिक उसे जीवन जीता है, उस पे खतरा है और जो अंग्रेज और दिक्कू लोग हैं, वो दु संथाल लोगों पर अन्याय करने लगा। आगे क्या है? आगे है, अब देख लेते हैं, ये था उनका कारण। अब संथाल विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। 1855 में सिद्धू और कानू ने संथालों को एकजुट करके अंग्रेजों और दिक्कुओं के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, दिक्कू का अर्थ होता है जमींदार, ठीक? 1855 में जो है सिद्धू और कान्हू ने जो 2 भाई थे, इन्होंने सभी संथालों को एकजुट किया, एक जगह लगाया और जो क्या-क्या अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए शुरू किया। संथालों ने धनुष बाण, भाले और पारंपरिक हथियारों से शत्रु रूप से लड़ाई किया। संथाल लोग किससे लड़ाई करते थे? धनुष, बाण, भाले, पारंपरिक जो हथियार होता है उससे लड़ाई किया। विद्रोह तेजी से पूरे संथाल परगना में फैल गया और अंग्रेज शासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। और यह विद्रोह जो था संथाल विद्रोह, ये पूरे संथाल परगना में बहुत तेजी से फैल गया और अंग्रेज शासक को क्या बड़ी चुनौती दिया, चुनौती बन गया था, ठीक? अंग्रेज सर अंग्रेज ने सेना भेजकर कठोर दमन किया, पर यह विद्रोह जो है आदिवासी तो अधिकारियों ऐतिहासिक लड़ाई बन गया। जो अंग्रेज ने क्या किया, सेना भेजकर क्या दमन कर दिया, खत्म कर दिया। पर यह विद्रोह क्या आदिवासी अमीनता और अधिकारियों की ऐतिहासिक लड़ाई बन गया था। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा से। सरल भाषा में आंसर, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं, आप सब एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ें। अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता की चर्चा करें या फिर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को लिखिए। ये 2 प्रकार, ये 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई है, ठीक ना? लिख लीजिएगा एकदम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान में कुल जो है कितना 395 जो अनुच्छेद है और एवं 8 अनुसूचित को शामिल किया गया है। इसका प्रमुख जो विशेषता निम्नलिखित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या-क्या विशेषता। पहला है लिखित संविधान, ठीक है? लिखित और विस्तृत संविधान।
भारतीय संविधान पूरी तरह लिखित और इसमें सभी विद्वान को जो है विधानों को विस्तार से समझाया गया है। इसलिए इसे क्या कहता है? दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। दूसरा है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोक गणराज्य, ठीक है ना? इसका मतलब है भारत एक संपूर्ण संप्रभु देश है, जो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। हमारा संविधान समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य की व्यवस्था को स्वीकार करता है। ये है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि जनता का संविधान, ठीक? संविधान हमें भारत के लोग द्वारा बनाया गया है। संविधान क्या है? हम भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। यह जनता की इच्छा का दस्तावेज है और इसकी शक्ति जनता से आती है। देखिए, संविधान जो है हम जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता की इच्छा से ही दस्तावेज है और इसकी शक्ति जनता से ही आती है। अगला क्या है? चौथा पॉइंट हमारा संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। देश के किसी भी कानून या प्रावधान को संविधान के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। अब भारत में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। संविधान में जो कानून लिखा हुआ है वही होगा। अगला हमारा क्या है? अगला है 5वां पॉइंट धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत संविधान न, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। भारतीय जो संविधान वो क्या है? सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, समान रूप में देखता है। राज्य किसी विशेष धर्म को ना बढ़ावा देता है और ना ही दे भेदभाव करता है। देखिए, राज्य जो है किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही किसी धर्म या जाति से जो है भेदभाव करता है। ये सभी विशेषता थे भारतीय संविधान का। आप सब बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। आप सब एक बार लिख के 2-3 बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। अगला जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे? ये 2023 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कृष्णदेव के उपलब्धियां का वर्णन करिए। देखिए क्वेश्चन देखिए 2014, 2016, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय उपलब्धियों को लिखें। ये 2025 में लेटेस्ट अगले साल वही पूछा गया है। अगला है कृष्णदेव राय कौन थे? इनकी उपलब्धियों का वर्णन करें, विवेचना करें। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने राज किया? कृष्णदेव राय का उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। सभी क्वेश्चन में एक बात कॉमन है, आप देख लीजिए कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, मतलब कि सभी क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज कीजिए। तो आप जितने भी क्वेश्चन थे सबका एक ही आंसर होगा। आंसर चलिए इसका आंसर देखिए। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इनकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार है, ठीक? पहला है सैन्य विजय, ठीक है? उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर को हराया। उड़ीसा के राजाओं को भी परास्त किया। रोचकोंडा और रायचूर के युद्ध में भी जीत हासिल की। इन विजयों से साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ये उनका पहली विशेषता है। दूसरा है प्रशासन, ठीक है? उन्होंने एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाई, राज्य के प्रांतों में बांटा, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, किसानों और व्यापारियों की भलाई के लिए काम किया। ये दूसरा हमारा था। अब तीसरा तीसरा है आर्थिक विकास। उनके समय में व्यापार बहुत बढ़ा, ठीक? पुर्तगालियों से घोड़े का व्यापार किया, बंदरगाह का विकास हुआ, राज्य बहुत ही अमीर हो गया। ये सभी उनका विशेषता है, ठीक ना? अगला है चौथा कला और साहित्य। वे खुद विद्वान थे, ठीक? कृष्णदेवराय जो थे वो खुद विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा अमुक्त माल्याद। उनके दरबार में अष्टांगिक मतलब अष्ट महान कवि रहते थे। तेनालीराम उनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। उनका समय साहित्य का स्वर्णकाल था। ठीक, जो है तेनालीराम उनके क्या दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अग- अगला है भवन निर्माण। उन्होंने हाजरा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर बनवाए। विठल स्वामी के संगीतम स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है। कई मंदिर, तालाब और नहरें बनवाए। उन्होंने क्या क्या हाजरा राम मंदिर बनवाया, विठल स्वामी मंदिर भी बनवाया। विठल स्वामी के जो संगीतम है वह खंबे बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए, नहर बनवाए। अगला है विदेशी यात्री। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेइस ने उसके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की। इन सभी कारणों से क्या है कृष्णदेव राय विजयनगर सबसे ये सबसे महानतम शासक है और ये सब उसका उपलब्धियां था।
आई होप आप समझ गए होंगे। आप सभी एक बार कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का चर्चा कीजिए। ये 2025 में पूछा गया और 24-23 में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। 2020 में सीबीएसई और जेक दोनों में पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बहुत ही अच्छी थी। इसकी प्रमुख विशेषता, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी? बहुत ही अच्छी थी और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पहला विशेषता है सड़क, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे थे। यहाँ लोग आराम करते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़कों से कई छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण किया गया है। देखिए, सड़क व्यवस्था जो क्या था, हड़प्पा सभ्यता की छोटा सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था और सड़क के दोनों किनारे चबूतरे थे। वहाँ पर लोग बैठते थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़कों से क्या है, कई छोटी-छोटी सड़कें निकलती थी। अगला है हमारा जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम थी, अच्छी थी और समृद्ध थी। घर, सड़कें और नालियाँ एक साथ योजनाबद्ध बनाए गए थे, ठीक? सड़क जैसे जैसे सड़क सीधे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वैसे ही नालियाँ भी एक दूसरे के क्या है, समकोण पर काटती थी। घरों का पानी पहले नाली में जाता था, फिर वहाँ से मुख्य नाली में चला जाता था। यह थी हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। अगला मेरा क्या है? अगला है भवन। हड़प्पा सभ्यता के भवन जो है किससे बना हुआ था? पक्की ईंटों से बना हुआ था और बहुत सुंदर थे। इनका बनावट ये स्पष्ट है होता है कि यह एक व्यवस्थित नगर था। अगला हमारा है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, जहाँ कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना है और नगर की योजना में उसका विशेष महत्व था। अगला है हमारा अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अन्नागार मिले हैं, जहाँ लोग अनाज रखते थे। यह भी नगर के होने के कारण एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह विशेषता हड़प्पा सभ्यता की उन्नति, नगर योजना और नागरिक संगठन को दर्शाती है, जो बताती है कि यह सभ्यता अत्यधिक विकसित प्राचीन सभ्यता थी, जिसमें उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे था। ठीक ना? आई होप समझ गए होंगे। इसका जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 4-5 पॉइंट याद कर लेना। देखिए पहला क्या याद करना है? पहला सड़क बहुत ही इम्पोर्टेंट आ सकता है। दूसरा है जल निकास प्रणाली, तीसरा है भवन निर्माण, चौथा है स्नानागार, पाँचवाँ है हमारा अन्नागार। ये याद कर लीजिएगा बस। आप सब नोट डाउन कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना? इसमें जितने भी क्वेश्चन है 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। हम इसमें और भी ईयर एड इसलिए किए हैं कि आप सबको पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होते हैं। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और अंतिम जन आंदोलन माना जाता है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और करो मरो का नारा दिया। इसी नारे का मतलब था कि आज़ादी से हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ आज़ादी चाहिए। अगला है जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और जो नेता थे, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन क्या है, रुका नहीं। देश भर में अलग लोगों के स्वतः आगे बढ़ते ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किए। छात्रों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई जगहों पर लोग रेल रोकने, तार काटने, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार करने जैसे कदम उठाए। देखिए जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार जो थी वो गांधी जी और जो बड़े नेता थे उनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद ये आंदोलन रुका नहीं, ये चलते रहा। शासन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते रहा और छात्र, मजदूर, किसान और जो महिला थे सब कोई इसमें बड़े संख्या में भाग लिया। कई जगह पर क्या हुआ, कोई रेल को रोकने लगा, कहीं तार काटने लगा, कोई सरकारी दफ्तर को बहिष्कार कर दिया, जाने छोड़ दिया।
ये सब करने लगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन ने कठोर दमन किया, ठीक? गोलियाँ चलाई, हज़ारों लोगों को जेल में डाला, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन से साबित कर दिया कि भारतीय अब अंग्रेज के शासनकाल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया? कठोर दमन किया। लोगों पर गोलियाँ चलाने शुरू कर दिए और हज़ारों लोग उसमें मारे गए, जेल में डाल दिया। लोग लोग तब भी पीछे नहीं हटा। अगला है, हालाँकि परंतु आज़ाद जो है वो तुरंतन नहीं मिला, पर आंदोलन ने अंग्रेज़ों को समझा दिया कि भारत पर शासन करना अब संभव नहीं है। इस जन दबाव ने ही आगे चलकर 1947 में देश को स्वतंत्र दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद ही जो है आज़ादी नहीं मिली, पर आंदोलन ने क्या किया? अंग्रेज़ों को समझा दिया कि भारत पर अब शासन करना संभव नहीं है। इसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की राह को अधिक प्रगति प्रदान की और भारत क्या हुआ? आज़ाद हो गया। आप आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है? अगला वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी।